समझकर हंसते हैं आज हमको पागल, बनकर बैठे हैं धूल माटी के पुतले। मगर हमको उनसे ना आज कोई गिला है, ना मंजिल मिली है, ना कारवां मिला है। आइए, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कूलाम्स लॉ के बारे में, उसके बारे में, उसका वेक्टर फॉर्म, जितना भी कुछ हो सकता था पॉसिबल वो मैंने आपको सब बता दिया। अब हम उससे आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उनसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सतत आवेश वितरण। इसको बताने का मकसद मेरा बस इतना है कि ये आगे इस्तेमाल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं अंकित निर्वाण आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IPN साइंस में स्वागत करता हूं। आज जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया कि आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, लेकिन उनसे पहले मैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा और डीपली नहीं जाते हुए बस हल्का सा उसके बारे में मैं आपको याद दिला देता हूँ। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उस चीज़ को कहते हैं, यानी कि सतत आवेश वितरण हम उस चीज़ को कहते हैं जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज हमने दे दिया तो वो चार्ज उस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको तो हम कहते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर इक्वली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना। ये होता है हमारा 3 तरीके का होता है। सबसे पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण हम कहते किसको हैं? तो जैसे कि सपोज दैट मानकर चलिए एक वायर ले लिया हमने, उस वायर को हमने चार्ज दे दिया। अब उस वायर पर वो चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि पर यूनिट लेंथ पर, हर 1 मीटर की लेंथ पर वो चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस चीज को हमें निकालना है। और यही चीज हमारी होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। इसको रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित किया जाता है लैम्बडा से। इसका जो फॉर्मूला होता है मैं आपके लिए वो लिख देता हूं। देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्बडा से। फॉर्मूला होता है इसका dq अपॉन dl। यूनिट होती है इसकी कूलाम पर मीटर। देखिए, यूनिट तो आप किसी भी फॉर्मूले की निकाल सकते हैं, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस फॉर्मूले को याद रखना, उसको समझना, वो ज़्यादा बड़ी बात है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। इसको प्रदर्शित किया जाता है लैम्बडा से। इसका dq अपॉन dl यानी कि हर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है वो उसकी डेंसिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। फॉर्मूला इसका होता है dq अपॉन dA, जहां पर A रिप्रेजेंट होता है एरिया के लिए, यानी कि जैसे कि अभी ये बोर्ड है। अब इस बोर्ड को अगर मैं चार्ज देता हूं तो जितना भी चार्ज मैं दूंगा इस बोर्ड के पर यूनिट एरिया पर जितना भी चार्ज होगा वो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, यानी कि सिग्मा की वैल्यू होगी। इसका यूनिट अगर निकालें तो देखिए, कूलाम चार्ज की यूनिट कूलाम अपॉन एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट आ जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तीसरा होता है इसका, देखिए मैं एक बार इसकी हिंदी लिख देता हूं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तीसरा होता हमारा वॉल्यूम चार्ज
डेंसिटी। जैसे कि अब सपोज दैट हम किसी एक बॉक्स को चार्ज दें तो वो चार्ज उस पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा और उस डिस्ट्रीब्यूट होने की उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसको हम नाम दिया यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो से। लिखा इसका फॉर्मूला जो जाएगा वो इस तरीके से डी क्यू अपॉन डी वी। वी कैपिटल बनाना है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। इसकी यूनिट कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इन तीनों चीजों के बारे में ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि ये आपके बोर्ड में आने वाले नहीं है, लेकिन मैंने ये सूत्र इसीलिए लिखे हैं क्योंकि आपके लिए ये आगे उपयोगी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनकी डिटेल में हम ज्यादा जाते नहीं, बस इतना ही। आप इन फॉर्मूले को बस ध्यान रखिए, इन फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आगे हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले आपको उस चार्ज की प्रॉपर्टी पे वापस जाना होगा। देखिए किस तरीके से, मानकर चलते हैं हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव। ये चार्ज अपने आसपास एक ऐसा फील्ड जनरेट रखेगा कि जिससे दूसरा अगर कोई चार्ज इसके पास आएगा तो तुरंत उसको पता चल जाएगा कि इस मेरे से आगे या मेरे आसपास कहीं एक दूसरा चार्ज भी है जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको लैंग्वेज में कहें तो इस किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर एंटर करे तो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का फील हो, अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, तो उसी रीजन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच द अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश एक वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, ठीक है। जैसा कि भी मैंने बताया कि अगर इसके चारों ओर की ये बाउंड्री है, दूसरा कोई चार्ज इसके पास आए, आवेश इसके पास आए, तो इस आवेश को एक वैद्युत बल लगेगा या इसको वैद्युत कोई प्रभाव अपने अंदर एक अनुभव करेगा कि मुझ में या तो अंदर की तरफ बल लगेगा या उसके बाहर की तरफ बल लग रहा है, तो वो समझ जाएगा कि उसके आसपास एक चार्ज है। यानी कि इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो चार्ज ही जनरेट कर सकता है, ठीक है। अब इस नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होगा तो बाहर की तरफ जाएगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब ये जो चार्ज अपने चारों तरफ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो बनाता किस तरीके से है, ठीक है। बनाने के लिए वो कोई ऐसा नहीं करता कि उसने अपने एक सिपाही भेज दिया और लाइन खींच कर आ गया कि ये हमारी सीमा होगी, ऐसा नहीं होता। ये चार्ज खुद अपने अंदर से एक लाइन जनरेट करता है और ये जो लाइन होती है ये इमेजिनरी लाइन होती है, यानी कि हमारी तरफ से मानी गई लाइन है। ऐसा नहीं है कि वास्तव में ये लाइन ड्रॉ करते हो, ये एक हमारी तरफ से इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना। तो जिनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। Electric field lines are smooth curved lines drawn in an electric field on which an attached positive charge in electric field moves। यानी कि वैद्युत बल रेखाएं वे निष्कोण और वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर कोई धन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में स्थित गति करता है, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन होती है वो इस तरीके से होती हैं। ये जो लाइन होती हैं इस तरीके से होती हैं। इन लाइनों की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ गुण होते हैं और उन गुणों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं पॉजिटिव चार्ज से इनफाइनाइट की तरफ चलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर इनफाइनाइट की तरफ से चलकर आती हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू द नेगेटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। अनंत से अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो अनंत इनफाइनाइट से उस पर आएंगे और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे इनफाइनाइटी की तरफ जाएंगे,
ठीक है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। ओपन और क्लोज कर्व हम कहते हैं किसको, देखिए उस चीज को समझिएगा। जैसे कि मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, मैग्नेट होती है कुछ इस टाइप से एन एस, यहां से एन से लाइन निकलती है एस की तरफ और एस से अंदर चलती है एस से एन की तरफ, और यहां से भी ऐसे ही चलती है, अंदर भी चलती है और बाहर भी चलती है। ये पूरा एक क्लोज लूप बनाती हैं लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं हमारी ये। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक मिनट रुकिए, ये कभी भी ऐसा नहीं करती कि एक पॉजिटिव चार्ज ये हो गया, नेगेटिव चार्ज ये हो गया, यहां से निकली नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव से वापस पॉजिटिव की तरफ आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए ये ओपन कर्व है, यानी कि पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव पर खत्म हो जाएंगी, वापस नहीं आएंगी, यानी कि खुला हुआ कर्व है। अगर खुला हुआ कर्व हम इस तरीके से कहते हैं कि जहां से स्टार्ट हुआ वहां पर अगर वो ना पहुंचे तो वो ओपन कर्व होता है, और अगर वापस वहीं पर पहुंच जाए तो ये हो जाएगा हमारा क्लोज कर्व। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। ठीक, दे डिड नॉट मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में इसके डिस्कशन करते हैं। देखिए यहां पर सपोज दैट कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और वो इस तरीके से चली गई, यहां से ऐसे गई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इस पर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूं और इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, यानी कि स्पर्श रेखा खींचूं, तो ये हो गया स्पर्श रेखा। तो अब इसका मतलब यह है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर किसी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट हमेशा उस पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन बताती है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पर अगर मैं कोई चार्ज मानूं तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स की डायरेक्शन या तो इधर होगी या इधर होगी, इसी लाइन के अकॉर्डिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर लगे या नीचे लगे या दाएं लगे या बाएं लगे, ऐसा नहीं होगा, हमेशा उस लाइन के अकॉर्डिंग अलोंग ही लगने वाला है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा इसका, ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है इसकी कि कभी भी दो लाइन, दूसरी लाइन भी मैं यहां से कभी भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती कभी भी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि देखिए इस पॉइंट पर इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये हो गया, और इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये हो गया, यानी कि ये और ये। जबकि एक पॉइंट पर हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है, ये दो दो डायरेक्शन हो गई जो कि इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किसी भी पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फोर्स की वो एक ही डायरेक्शन होगी, एक से ज़्यादा डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक, इफ दे डिड इट दैट इट इज इम्पॉसिबल। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, अगर देखा जाए तो वास्तव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक तरीके से देखा जाए तो, और वो ये होती है कि किसी भी चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सपोज दैट मैं ये पॉजिटिव चार्ज मैंने मान लिया, इसका रीजन हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अब इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो वो उस रीजन के सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेगी, यानी कि रेडियल निकलेगी, रेडियल की तरफ, जैसे कि बिल्कुल सीधी। ऐसा नहीं, ऐसे कभी नहीं निकल सकती, हमेशा ऐसे ही निकलेगी सीधी एकदम 90 डिग्री के एंगल पर। अगर यहाँ पर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो उस टेंजेंट के साथ ही 90 डिग्री का एंगल बनाकर निकलेगी। यहाँ से भी ऐसे निकलेगी, सीधी सीधी निकलेगी इस तरीके से। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऐसे घूमती हुई गई ऐसे कर दिया, कभी भी नहीं होगा, इस तरीके से होगी 90 डिग्री पर टेंजेंट के साथ उस पॉइंट पर। ठीक है, इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है वो 6 प्रॉपर्टीज की है कि किसी भी अगर कोई बैड कंडक्टर है तो उसके अंदर से होकर निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, लेकिन अगर कोई गुड कंडक्टर है तो गुड कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाती। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी गुड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाती, और नहीं जाने की वजह से उस गुड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। एक साइंटिस्ट थे
नाम तो मुझे उनका कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन वो साइंटिस्ट ने एक काम किया कि एक लोहे का पूरा कंडक्टर का, मेटल का एक कंडक्टर बनाया, एक बॉल बनाई, उस बॉल के अंदर खुद जाकर बैठ गए और बाहर से उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करा दिया। और कुछ टाइम बाद जब वो बाहर निकले तो वो एकदम सही सलामत बाहर निकले थे। जबकि हमारी सोच क्या कहती है कि उसके अंदर अगर लोहे के अंदर कोई इंसान बैठ जाए और बाहर से करंट उसको दिया जाए तो वो अंदर भुनकर राख हो गया होगा। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी गुड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी नहीं जाती, इसी वजह से उनको कोई करंट नहीं लगा, वो उसके बाहरी सरफेस से होकर निकल जाती हैं। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी कंडक्टर या चार्ज के अंदर या बाहर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलती हैं तो वो रेडियल ही निकलेगी, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर ही निकलेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मानकर चलिए ये तो हो गया हमारा कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं तो ये हो गया इस तरीके से जाएगी, एक ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी और एक आएगी ऐसे, यहाँ से ऐसे गई और ये वापस यहाँ से ऐसे निकल गई। अब इन चारों पांचों में से कौन सा सही ऑप्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये हमारा कंडक्टर है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकती, तो ये दो तो गलत। दूसरा, इसका भी कोई मैटर ही नहीं क्योंकि इसने कंडक्टर को टच ही नहीं करा, तो ये तो सही है, इसको तो हम कुछ बात ही नहीं करनी इसके बारे में। ये जो लाइन जा रही है ये सही है या गलत है? तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि किसी भी कंडक्टर या चार्ज के अंदर या बाहर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है तो वो 90 डिग्री पर एंटर करेगी और 90 डिग्री पर ही आउट होगी। ठीक है, जबकि ये 90 डिग्री पर नहीं है। आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट के साथ यहाँ पर कम एंगल है और यहाँ पर ज़्यादा एंगल है, तो ये 90 डिग्री पर नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों तरफ बराबर का एंगल है, यानी कि 90 का एंगल है, जिसकी वजह से पहली वाली लाइन सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके जो 3-4 डेरिवेशंस हैं उनके ऊपर टॉपिक होगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।